हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना हो और अपना सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, ताकि आप उसकी बेहतर तैयारी कर सको और अपना सिलेक्शन पा सको। तो मॉक टेस्ट देकर देखिए आप किस विषय में कमजोर हो और आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और अब क्वेश्चन शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से, क्योंकि एचएससी अपने एग्जामों में हरियाणा करंट के क्वेश्चन भी पूछती है। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत करने के लिए किस केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला पंचायत संसाधन केंद्र की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत करने के लिए। और इसके बाद बारे में जान लेते हैं कुछ डिटेल। पंचायती फंड का दुरुपयोग बंद हो और गांव में होने वाले कामकाज में पारदर्शिता बढ़े, इस मकसद से पंचायतों का लेखा जोखा अब कंप्यूटरीकृत होगा। पंचायत के उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में पंचायत विभाग के लिए जिला पंचायत संसाधन केंद्र खोलेंगे, ताकि इनका लेखा जोखा ऑनलाइन किया जा सके या कंप्यूटरीकृत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, अब प्रधान उप मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को हिसार के हरियाणा में हुआ था। और दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री। इनसे पहले 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। पहले उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के चांदराम, मुख्यमंत्री थे तब राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे थे मंगल सिंह, मुख्यमंत्री देवीलाल। तीसरे से बनारसी दास गुप्ता, मुख्यमंत्री देवीलाल। चौथे थे हुकम सिंह, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। पांचवें थे चंद्र मोहन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और छठा है दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल। आपको ये याद रखना है। और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं ये भी जान लेते हैं। दुष्यंत चौटाला चुनाव क्षेत्र है इनका उचाना जींद से है। इनके पास विभाग है राजस्व और आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, विकास एवं पंचायत। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट विभाग इनके पास, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, श्रम एवं रोजगार, पुनर्वास, चकबंदी, इनके पास ये कुछ विभाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शूटिंग कहाँ पे की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी शूटिंग दिल्ली पे की जाएगी। ये वो फिल्मों वाली शूटिंग नहीं है, ये शूटिंग गेम है कि इनकी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शूटिंग का खेल कहाँ पर होगा? तो ये होगा दिल्ली में, और जो भी बाकी हुए होंगे हरियाणा में होंगे। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं डिटेल से। दिल्ली में शूटिंग का खेल होगा, कुरुक्षेत्र में हॉकी, साइकिलिंग, अंबाला में फुटबॉल, जिम्नास्टिक और स्विमिंग की स्पर्धाएं की जाएगी। बाकी गेम्स सभी और बाकी जो बचे हैं सभी पंचकुला में होंगे। पंचकुला इसका मेन केंद्र होगा। पंचकुला खेल का केंद्र रहेगा। 20 गेम्स में देश भर के 12,000 खिलाड़ी शामिल होंगे, आपको ये भी याद रखना है। और वर्तमान में ये खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 गेमों को शामिल किया गया है, अगर आपने मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया था। और 2021 में पंचकुला हरियाणा में होंगे, और हर साल जनवरी में खेल होते हैं। और ये 2020 में कहाँ होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में असम गुवाहाटी में हुए थे। पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया था तो 256 पदक के साथ, दूसरे पर हरियाणा आता 200 पदक के साथ। और अब की बार हरियाणा पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है कि हमें पहले स्थान पर आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के स्कूल में स्मार्ट शिक्षा परियोजना को शुरू किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले के स्कूल में स्मार्ट शिक्षा परियोजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह करनाल जिले के स्कूल में शुरू की गई स्मार्ट शिक्षा परियोजना। और यह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करनाल शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत शहर के 9 स्कूलों में 53 क्लासरूम बनाए जाएंगे, और सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होंगे जहां पर लाइव पढ़ाया जा सके। स्कूलों के स्मार्ट क्लास के साथ बालायन की बिल्डिंग एंड लर्निंग एंड के तहत कमरों की दीवार पर विज्ञान और गणित के विषयों को मॉडल बनाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी इनके बारे में ज़्यादा जागरूक और जानकारी ले सके और इन्हें देखकर सीख सके। प्रदेश के एकमात्र शहर करनाल में स्मार्ट शिक्षा परियोजना पर 3,67,00,000 रुपए खर्च की गई, राशि आपको याद रखना। और अब जिक्र मनोहर लाल मुख्यमंत्री का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में हुआ था। आज़ादी मिलने के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं कि आज़ादी मिलने के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन हरियाणा के? और ये 19वें मुख्यमंत्री है। अब व्यक्तिगत रूप से 10वें या 11वें है, आपको ये कंफर्म कर लेना है। और चुनाव क्षेत्र इनका करनाल, और शपथ ली थी इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री की, आपको याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश की चौथी साइंस सिटी बनाई जाएगी?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड़गांव जिले में देश की चौथी साइंस सिटी बनाई जाएगी और ये हरियाणा में पहली साइंस सिटी होगी। इससे पहले 4 साइंस सिटी अहमदाबाद, जालंधर और कोलकाता में स्थापित है। 3 साइंस सिटी, चौथी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित होगी, ताकि इससे साइंस सिटी से जो भी साइंस के विद्यार्थी है वो पूरी डिटेल से या पूरी प्रैक्टिकल समझाया जा सके, जो भी विद्यार्थी साइंस की इच्छुक है, इसलिए साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के सरकारी अस्पताल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले के सरकारी अस्पताल का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। राज्य सरकार ने फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल के नाम में एक बार फिर बदलाव किया है। पहले इसे नागरिक अस्पताल बीके का नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। और अब जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता और उनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन शुरू हो गए साइंस के, क्योंकि कल ही हरियाणा जीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट में मजबूती से के साथ पकड़ बनानी होगी, तभी आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। और हमने इस टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि सभी को मिक्स किया है, ताकि आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके और आप अपना सिलेक्शन मजबूत बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडोन गैस। रेडोन गैस एक अक्रिय या निष्क्रिय इंसर्ट गैस है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, क्योंकि यह गैस तभी निकलती है जब भूकंप आता है, और वैसे यह वातावरण में नहीं पाई जाती, और भूकंप आने के समय यह वातावरण में पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका दरों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे ग्लूटेलिन प्रोटीन कहा जाता है, जो गेहूं के दाने में पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभव प्रवणता का मापक क्या होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडिएंट का मापक क्या होता है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट का मापक होता है, और ये एम्पियर आपको दे रहा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा फैलता है? तो पोलियो रोग किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह विषाणु से या वायरस से फैलता है पोलियो रोग। और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, और स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी, आपको भी यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है? तो इनमें से किस पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मटर के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, और मटर पर ही मेंडलीफ ने आविष्कार किया था या खोज की थी, आपको याद रखना है। और उसे आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है मेंडलीफ को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CHO से, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CHO से होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि CHO का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं, तो किस कारण या किस द्वारा फैलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल से, यानी कि प्रदूषण जल से टाइफाइड और पेचिश रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीफोर पौधा है, या किस पौधे को सीफोर कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का को सीफोर पौधा कहा जाता है। और मक्का में जो भी निषेचन होता है वह वायु के माध्यम से होता है, आपको ये भी याद रखना है, या हवा के माध्यम से। समुद्री घोड़ा क्या है? तो इनमें से बताना है समुद्री घोड़ा क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है, आप घोड़ा समझ के घोड़ा को टिक मत करना है कि ये मछली का नाम है समुद्री घोड़ा, जो समुद्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, यानी कि जो भी प्राचीन चट्टानों पर हमें चिन्ह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज जीवाश्म कहते हैं जो हमें प्राचीन चीजें पाई जाती है और जो चीजें पाई जाती है उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंडे देने वाला जंतु है, इनमें से अंडे देने वाला कौन सा जंतु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डकवील अंडे देने वाला जंतु है। बाकी कंगारू, चूहा और चमगादड़ ये सभी बच्चे उत्पन्न करते हैं, सीधे ही अंडे नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरायूरेनियम तत्व होते हैं, तो पैरायूरेनियम तत्व क्या होते हैं? तो आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये वे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, उन्हें पैरायूरेनियम तत्व कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिन और रात में। सॉरी, ये मुख्यतः नहीं आएगा, दिन में भी और रात में भी, दोनों में ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है उसे प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जो रात में प्रकाश संश्लेषण होता है उसे कहते हैं द्वितीय प्रकाश संश्लेषण। और जो दिन में ग्लूकोज बनाया था इसे रात को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करते हैं, और पौधे अपना भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में भी स्टोर करते हैं, आपको याद रखना। तो दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाए, मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो मुझे माफ़ कर देना। अगर कोई आंसर को मैं गलत बता दूं, जो कमेंट करके मुझे बताना, सर ये क्वेश्चन आपने गलत बताया, इसका राइट आंसर ये होगा, ताकि मुझे भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके, बाकी को जो भी है विद्यार्थी या वीडियो देख रहे हैं, और ताकि मैं अभी आगे आने वाली वीडियो में अपनी कमजोरी को छुपा सकूँ और बेहतर तरीके से आपको बता सकूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत बताया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की अक्षमता है? दोस्तों ये क्वेश्चन एचएससी के ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की अक्षमता है, और ये वैसे साइंस से क्वेश्चन भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की अक्षमता है, क्योंकि काली मिट्टी में पानी जल्दी खत्म नहीं होता, उसमें पानी लंबे समय तक स्थित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? सॉरी, इसका ये मतलब है कि एक अम्ल मुख्य रूप से अवस्थित रहता है, वह अम्ल कौन सा आपको बताना है, परमाणु कौन सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन अम्लों में मुख्य रूप से विद्यमान होता है, और शायद हमेशा विद्यमान रहता है, आपको याद रखना है। अम्ल में हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा, ताकि बाकी चाहे कोई तत्व ना पाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी हुआ, लिटमस पत्थर हुआ, ये किस प्रकार के सूचक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। इनके दोनों प्राकृतिक सूचक है, लिटमस और हल्दी। और दोस्तों ये हल्दी नहीं पूछा जाता है कि हल्दी किस ग्रुप में आती है, या तने में, जड़ में, तो ये आती है प्रकंद, ये प्रकंद में आती है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि जब भी साग सब्जी और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाया जाता है तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्मा अक्षेपी, क्योंकि इससे उष्मा निकलती, इसे कहते हैं उष्मा अक्षेपी। सॉरी, ये ऑप्शन बी होगा, ये सोची है, उष्मा अक्षेपी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्मा अक्षेपी, क्योंकि इससे उष्मा निकलती है, उष्मा का अवशोषण नहीं होता हो, बल्कि उष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14। इसका पीएच मान 14 है, और सबसे लास्ट पीएच भी 14 होता है, तो यह सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड आपको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जब भी हम सिनेमा थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमें सीधा ही दिखाई देता है, कोई उल्टा सीधा दिखाई नहीं देता, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? अब हरियाणा जी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो किस भारतीय शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदास ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया गया था, आपको ये याद रखना है। ये 84 ने क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो आपको ये बताना है कि गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है। तो यहाँ पर फर्रुखनगर मार्ग पर ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था 12वीं शताब्दी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्णोराजा चौहान ने तोमरों को पराजित किया था 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी जॉर्ज टॉमस की मृत्यु? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बहरामपुर में हुई थी जॉर्ज टॉमस की मृत्यु 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब या कोतवाल था? तो इनमें से कौन है मेरठ का नवाब कोतवाल था जब मेरठ क्रांति शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राव कृष्ण गोपाल तब मेरठ के नवाब कोतवाल थे जब मेरठ क्रांति की शुरुआत हुई। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो हरियाणा की कौन सी नदी मारकंडा में मिलती है मुलाना के समीप? तो टांगरी नदी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टांगरी नदी मारकंडा में मिल जाती है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नहर का प्रदेश किस जिले में सिंचाई करते हैं? इनकी जो भी जवाहरलाल नेहरू नहर है ये प्रदेश के किस जिलों में सिंचाई करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है और जवाहरलाल नेहरू को ही भिवानी नहर कहा जाता है और ये नहर भिवानी और महेंद्रगढ़ 2 जिलों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो किस जिले में प्राकृतिक पार्क है स्थापित है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में औषधीय वृक्षों का रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो यह कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना लागू की गई थी हरियाणा में वृक्षों के रोपण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार के किस जिले पर खुदाई कार्य करवाया गया था? तो किस जिले में हिसार के कहाँ पर खुदाई करवाया गया था इसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रोहा। अग्रोहा में HL श्रीवास्तव द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से शुरू हो गए अब। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? तो आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इनमें से सभी, यानी कि इन सभी के आधार पर आर्थिक विकास को देखा जा सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर, प्रति व्यक्ति आय पर, आर्थिक कल्याण आधार पर आर्थिक विकास को देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? यह अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया दोनों है, इनमें से नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि अनार्थिक भी है और आर्थिक भी। अनार्थिक इसलिए वह अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, उससे कुछ ले नहीं रहा, और आर्थिक इसलिए वह अपने पुत्र को पढ़ा रहा है और उससे उसके बदले में उससे कुछ रुपये बच रहे हैं। अगर वह किसी और से टीचर से पढ़ाता तो उसे कुछ देना पड़ता है, इसलिए वह आर्थिक और अनार्थिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। उसकी स्थापना 1952 में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता है? तो किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे देश में, भारत में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्थर मुद्रा को भारत में वैधानिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो इनमें से प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ATM, क्योंकि ATM प्लास्टिक मुद्रा है क्योंकि वह रबड़ का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं हिस्ट्री से। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? यानी कि जब भी महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी जब भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों को आरक्षित बनाती है? सॉरी, ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानसभा मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों को आरक्षण बताती है? तो कौन सी धारा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 330 और 320 राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। और ये माउंटबेटन योजना तो आपको पता ही होगा, भारत का स्वतंत्रता मिलने के बाद बनाई गई है। और ये एक्ट साइमन कमीशन और ये क्रिस प्रस्ताव शायद आपको माइंड करके बताना कि ये क्या है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और कौन सी साल में आई थी, ये बताना आपको कि क्रेप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, साइमन कमीशन कब आया था, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का संविधान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, आपको यह बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फैराडे ने, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। और माइकल फैराडे ने डायनेमो की भी खोज की थी, आपको याद रखना है। और ये एम्पियर की विद्युत धारा की शक्ति क्या होती है? एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि डेनमार्क में सबसे ज्यादा पवनें चलती है या हवा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीएनजी गैस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। इसका उपयोग वाहनों में गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोकोर्पेन एक लाइकेन होता है जिसे जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। और जो ये सी परमेलिया है, इसे मिर्गी के इलाज में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी एक लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि जड़ नहीं है, कौन सा जड़ नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू जड़ में नहीं आता, यह एक तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर बताया जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण हम बता सकते हैं कि यह पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति के आधार पर हम बता सकते हैं कि यह पादप कोशिका है या जंतु कोशिका, क्योंकि यह पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो आपको बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है और माइक्रोकांडिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है भारत में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवोदरो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवोदरो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरकेंजे ने जीवोदरो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुण्य संग्रह होता है, तो किस रूप में संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट पुण्य रूप में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज ये होता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो यकृत उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और यह अभिक्रिया पूरी होती है इंसुलिन हार्मोन के कारण। और जब भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का स्तर नीचे डाउन हो जाता है तो इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्लूकागोन हार्मोन, आपको याद रखना है। और पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो इनमें से किस में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो आपको बताना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिनों से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। और विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। इनकी फ्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का लेवल बढ़ने से दांतों में दंत अक्सर रोग लग जाता है, इनके दांत पीले पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, इनकी पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम बोझ कहा जाता था पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो कौन सा ईरानी शासक था जिसने सबसे पहले भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में कर लिया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरिस पहला ईरानी शासक था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो इनमें से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और यह राजा गद्दी बैठा था 606 में, और यह हरियाणा के थानेसर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, आपको याद रखना है। उसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो इनमें से बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। और गुप्त काल का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे, तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के टाइम में भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है, यह अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है, तो इनमें से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पेरू देश में पाया जाता है एल्मिस्टी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है, तो सेल्सियस द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह हिंद महासागर में पाया जाता है सेल्सियस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्यूटर के शुरू हो चुके हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, हम कहते फिरते ना एलसीडी लो वाली, एलईडी लो वाली, तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लिक्विड क्रास्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म होती है एलसीडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी पूंजियाँ कहते हैं, तो इनको किस पूंजी का नाम दिया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे मॉडिफायर पूंजी कहा जाता है क्रिस्टल शिफ्ट और एल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टच स्क्रीन कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो राइट आंसर है, आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाता है, तो इनमें से किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रैम में रखा डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से शुरू हो गए हैं। नेशनल करंट अफेयर से, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है, और ये
पोलैंड देश के है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेट डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेना ने ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है? तो इनमें से किस सेना ने ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल सेना ने ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICS के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेगे बार्कले ICS के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ICS का हेडक्वार्टर दुबई में, और दुबई पड़ता है UAE देश में, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी के शुरू हो गया है। हिंदी आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है, क्योंकि हिंदी के 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपका सिलेक्शन मजबूत बनाती है, अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेष है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में पुष्प कहा जाता है और हिंदी में फूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास ऐसा होता है जिसमें शुरुआत में संख्या का बोध होता है। दोपहर हो गया, साप्ताहिक हो गया, पंचवटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से एक गर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पावक गर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पावक पवन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रानी। इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्रानी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए, सनोनियम यानी कि समानार्थी। तो इम्पोस्ट, इम्पोस्ट क्या होता है? तो राइट आंसर, इम्पोस्ट कहा जाता है, इम्पोस्ट टैक्स होता है, कर होता है, और इसका समानार्थी क्या होगा? तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा सी, टैक्स या कर कहा जाता है इम्पोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेल, मनेल, मनेल का सिनोनिम बताना क्या होता है? तो मनेल होता है नौकर चाकर, या जो नीचे नीचे लेवल के, नीचे जाति से संबंधित, उन्हें मनेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लवली। जो लवली नीचे सतर के, उन्हें लवली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटोनियम यानी कि विलोम शब्द आ गए हैं, आपको बताना है। जेल, तो जेल का अंटोनियम क्या होगा? तो ये होता है जेल उत्साह, उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी। तो इसका अंटोनियम होगा अपैथी। अपैथी यानी कि उदासीनता छा जाना, या गम या दुखी छा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडर, हिंडर का अंटोनियम बताना है क्या होता है? तो हिंडर होता है रोकना, बाधा, या किसी काम में अड़चन अड़ाना, या हिम्मत तोड़ देना, कोई व्यक्ति हिम्मत तोड़ दे, ऐसा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनकवरेज यानी कि उत्साह बढ़ाना या प्रोत्साहित करना होता है इसका अनकवरेज का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मर्डर ऑफ ए ब्रदर यानी कि जो भी व्यक्ति अपने भाई का कत्ल या मृत्यु कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रैक्टिसाइड उसे कहते हैं, फ्रैक्ट्रिसाइड कहते हैं, जो भी मर्डर कर देता है अपने भाई का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आगे ऐसे भी टेस्ट आते रहेंगे, और हम डेली आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन वीडियो लाते हैं, तो उसे भी जरूर देखिए।